नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम रक्षक जो अभी 2021 में पेपर हुआ था सचिवालय सुरक्षा का, तो उस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कुल जो हिंदी के 20 प्रश्न आपसे पूछे गए थे उनको आज हम सॉल्व करेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा ये जो प्रीवियस पेपर है इसको सॉल्व कराने का एक ही उद्देश्य है कि ताकि हम आने वाले पेपरों की रणनीति को समझ सकें। क्योंकि जितने भी यूकेएसएससी के जो पेपर्स हैं लगभग उनमें जो पैटर्न होता है, जो भी समूह गाँव के जो पेपर होते हैं उनका सबका सेम पैटर्न होता है। तो और कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं कि जो मल्टीपल टाइम रिपीट होते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनको समझने में आसानी होती है, किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं ये हमें पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो बेल आइकन आपको बगल में दिख रहा है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि जो आगामी वीडियोस हैं, जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको सबसे पहले दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने हिंदी के कुल 20 प्रश्न लिए हैं जो कि हर समूहों के हर पेपर में पूछे जाते हैं। और दोस्तों हम उनको अक्सर हम हल्के में लेते हैं, तो वो जो कि हमें स्कोरिंग हमारे लिए होते हैं, तो हमें उन्हें हल्के में नहीं लेना है और बहुत ध्यान से उन्हें सॉल्व करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास कि शुद्ध वर्तनी है। देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और संश्लिष्ट यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो दोस्तों आपको बतानी है कौन सी इसमें शुद्ध है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संश्लिष्ट को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अगर आपने मेरे प्रीवियस वर्तनी शुद्धि वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं कि मैंने आपको वहाँ पे ट्रिक बताई है कि वर्तनी को शुद्ध कैसे हम कर सकते हैं और किस तरह से। क्योंकि देखो, 4 ऑप्शन जब आपके सामने होते हैं तो हम चाहकर भी कंफ्यूज, मतलब ना चाहते हुए भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। पहचान बहुत छोटा सा अंतर है लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कौन सी ट्रिक अपनानी है, ये मैंने आपको प्रीवियस मेरे जो लेक्चर्स हैं उनमें आपको मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा वो वीडियोस, ठीक है। तो संश्लिष्ट की जो वर्तनी है वो इस तरह से शुद्ध हो जाएगी। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे सेकंड। निम्न में से घोष वर्ण है। घोष को हम सघोष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कई लोग सघोष और घोष में कंफ्यूजन कर लेते हैं। तो घोष और सघोष एक ही है। तो देखो, किसी भी वर्ग का, हमारे पास 5 वर्ग होते हैं। इसका भी मैंने प्रीवियस वीडियोस इस पर भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो सघोष और घोष, एक होता है अघोष और एक होता है सघोष या घोष, ठीक। तो अघोष होता है पहला और दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होते हैं। तो पहला और दूसरा वर्ण यहाँ पे ख है, ये भी नहीं है घोष, ठीक है। च है और ठ है, ये तीनों तो अघोष वर्ण है, ठीक है। यहाँ पे म ही बचता है जो सघोष है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक ही मिलता है, घोष या सघोष म, बाकी सारे अघोष हैं, ठीक है। अब अगला हमारा प्रश्न है, कारक के भेद होते हैं। तो हमारे पास हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। तो ये हमारे 8 कारक होते हैं और इनको मैं डिटेल से आपको एक अलग से वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कारक पढ़ने हैं या किस तरह से आपको कौन सा कारक है जो आपको टफ लगता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है। यहाँ पे आपको नहीं है पूछ रहा है, ठीक। तो यानी कि 3 शब्द ऐसे हैं जो इक प्रत्यय से बने हुए हैं और एक नहीं बना हुआ है। देखो, मार्मिक जो शब्द है वो मर्म शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। मर्म शब्द में
इक प्रत्यय जुड़ने से मार्मिक बना है। तो इसमें तो है स्वाभाविक, स्वाभाविक में स्वभाव शब्द है हमारा मूल और उसमें इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसको भी स्वाभाविक बना है। ठीक है, देखो इक प्रत्यय के लिए मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी। इक प्रत्यय से क्या होता है कि हमारा जो पहला स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको अलग से समझाऊंगी। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे जो फिर डी है, साहित्य शब्द में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है और वो बना है साहित्यिक। ठीक है, एक ही शब्द है मालिक, मालिक शब्द में इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राइट। आगे है, अगला है 5वां प्रश्न, निम्न में से सामिश शब्द का विलोम है। तो सामिश शब्द का विलोम होता है निरामिष। ठीक है, अगला है हमारा 6वां प्रश्न, भाषा का आरंभ किससे होता है। देखो भाषा यानी कि जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिखित भाषा की बात करें तो वर्ण से होता है, लेकिन भाषा हम मौखिकी से ज़्यादा उसका जो अर्थ ग्रहण होता है मौखिकी से होता है। तो यहाँ पे भाषा का आरंभ हम ध्वनि से लिख सकते हैं। ठीक है, आयोग ने इसका आंसर क्या माना है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर भाषा यानी कि मौखिक रूप, अगर मौखिक रूप पूछते हैं, वैसे वर्ण और ध्वनि एक ही होता है। ठीक है, वर्ण मतलब लिखित रूप और ध्वनि मतलब उच्चारित रूप। यदि हम किसी भाषा का उच्चारण करते हैं तो वो उसकी सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, वो ध्वनि के रूप में हमारे मुंह से निकलती है। लेकिन अगर हम उसको लेखन की बात करें तो हम वर्णों के माध्यम से उसे लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ध्वनि इसका सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आयोग पर डिपेंड है वो क्या इसका आंसर उन्होंने माना है। ठीक, आगे है 7वां प्रश्न हमारा, निम्न में से चिदम्बरा प्रमुख काव्य कृति है। तो ये आप सभी लोग जानते होंगे कि सुमित्रा नंदन पंत हमारे हिंदी के एक सर्वश्रेष्ठ कवि हम कह सकते हैं हुए हैं छायावाद के। तो उनका चिदम्बरा है जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक, ओके, अगला है 8वां प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक, तो यहाँ पे हमें पूछा गया है संयुक्त वाक्य। देखिए मोहन भोजन कर रहा है, ये तो सरल वाक्य है। ठीक, ये तो नहीं होगा। वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है, ये भी एक सरल वाक्य है। मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी, तो ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, ये भी हमारा संयुक्त वाक्य। एक ही ऑप्शन बचता है, जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। तो जो अन्यथा शब्द है ना, जल्दी कीजिए एक सामान्य वाक्य है या सरल वाक्य है, बहुत देर हो जाएगी ये दूसरा सरल वाक्य है, और इन दोनों ही सरल वाक्य को जोड़ने का काम किया है अन्यथा शब्द ने। ठीक, तो दो सरल वाक्य जब जुड़ते हैं और उनको किसी योजक चिन्ह के द्वारा जब जोड़ा जाता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और अन्यथा ये जो है ना, ये एवं व ये जो है ये संयुक्त वाक्य की पहचान चिन्ह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह शब्द कौन सा विशेषण है। देखिए यह शब्द पूछा गया है, तो जो यह है वो एक सर्वनाम है। ठीक है, लेकिन विशेषण पूछा गया है तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे यह पुस्तक मेरी है या यह पुस्तक अच्छी है, मान लो मैंने लिखा। ठीक है, अब पुस्तक तो यहाँ पर क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, और अच्छी है ये विशेषता बता रहा है, मतलब विशेषण अच्छा इसकी विशेषता है। ठीक है, लेकिन इस संज्ञा के आगे जो यह शब्द लग गया है ना, तो ये एक विशेष सर्वनाम है यह। ठीक है, संज्ञा के आगे सर्वनाम का लगना यानी कि वो एक सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ठीक है, इसको मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगी। तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो यह शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण के अंदर आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र, अब मृगेंद्र का पर्यायवाची यहाँ पे शार्दूल है। ठीक है, अहि, हिरन, कुरंग ये सब हिरन के पर्यायवाची हैं, और जो शार्दूल है वो मृगेंद्र। अब आप कहेंगे शार्दूल क्या हुआ, मृगेंद्र क्या हुआ, किसके पर्यायवाची हैं। तो ये दोनों शेर के पर्यायवाची हैं। ठीक, अब इस तरह के प्रश्न बनने लग गए हैं, आपको
पर्यायवाची जो है वो अंदर से पढ़ने होंगे। ठीक है, कि शेर, पहले पूछा जाता था कि शेर का पर्यायवाची कौन सा है, लेकिन अब पूछ रहे हैं कि मृगेंद्र का पर्यायवाची, तो ये दोनों ही शेर के पर्यायवाची हैं। ठीक, हमारा 11वां प्रश्न है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक, जिससे एक भाव का पता चले। ठीक है, तो देखो हिमालय तो जातिवाचक संज्ञा है, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय एक पर्वत है, व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूध भी एक संज्ञा है। ठीक है, और सेना, सेना भी एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो देखो ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी का भाव, कोई चीज़ होती है ना पर्टिकुलर दिखने वाली, तो नहीं, मतलब हमारे फेस पे, या कह सकते हैं ना कि इम्प्रेशंस जो होते हैं इसके, हम कहते हैं बहुत ईमानदार व्यक्ति है, तो उसके क्या होते हैं, भाव। ठीक है, तो यहाँ पे हमें भाव का पता चलता है, तो भाववाचक संज्ञा एक ही है, ईमानदारी। ठीक, अगला 12वां प्रश्न है, हिंदी शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है। सिंधु शब्द किस भाषा का है? तो हिंद जो शब्द है ना, वो संस्कृत के सिंधु शब्द से, क्योंकि सिंधु नदी से के जो आसपास का क्षेत्र था उसे सिंधु के नाम, सिंधु प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधु जो शब्द है वो संस्कृत शब्द से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द मुष्टिका के लिए तद्भव शब्द है। देखो मुष्टि का मतलब, मुष्टि मतलब मुट्ठी होता है, और मुष्टि जो है वो मुट्ठी का तत्सम रूप है। ठीक है, और उसका तद्भव क्या हो जाएगा, मुट्ठी हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। देखो अर्थ के आधार पर वाक्य की 8 भेद होते हैं, जिसमें विधान अर्थक भी आता है, विस्मयादि बोधक भी आता है, संदेह सूचक भी आता है, अर्थबोधक इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए शनि तो पुल्लिंग है, जंगल भी पुल्लिंग है, मेला भी पुल्लिंग है। ठीक है, यहाँ पर सभा, सभा बैठी हुई है। ठीक है, तो आपको जब प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं तो आपको उसका वाक्य प्रयोग करके देखना है। ठीक, तो आपको काफ़ी हद तक आप आंसर के करीब पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो सभा यहाँ पे हमेशा पुल्लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सभा बैठी हुई है। अच्छा, 16वां प्रश्न है हमारा, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? देखिए गुजरात के नागर ब्राह्मण, नागर और देव, दो तरह के, दो जाति के ब्राह्मण थे गुजरात में, नागर और देव जाति के। ठीक है, तो जब देव और नागर जाति के जो ब्राह्मण थे उन्होंने इस लिपि का प्रयोग किया, इसीलिए इसका नाम ऐसा माना जाता है कि देवनागरी पड़ा। ठीक है, और गुजरात में ही कोई महाराजा है, माफ़ कीजिएगा मैं अभी भूल रही हूँ राजा का नाम, उनके अभिलेखों में सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग किया गया था, तो गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा 17वां प्रश्न है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है? अरण्य रोदन, तो अरण्य रोदन का मतलब होता है छिप कर रोना। ठीक है, अच्छा अगला है, सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। उक्त में नयन सेज में कौन सा अलंकार है? देखिए नयन सेज, नयन सेज यानी कि नयन रूपी सेज। ठीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, जहाँ पे उपमेय और उपमान का संबंध हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, डिटेल से हम अलंकार के लिए एक अलग से वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अलंकार आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो बताने का प्रयास करूँगी, तो ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और बेहतर कर सकूं। तो चलिए 19वां प्रश्न है हमारा, कथन को उद्धृत करने के लिए किस किसका प्रयोग, यहाँ पे पूरा थोड़ा ये क्वेश्चन मिट गया है या कम, इसका सॉरी किसका प्रयोग किया का हमारा जो है यहाँ पे चुप गया है,
तो हाँ, ये हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, किस कथन को उद्धृत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इनमें से। तो योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह और कोष्टक का। तो देखिए, हम जब कथन यानी कि किसी की कही हुई बात को जब हम ज्यों का त्यों लिखते हैं ना, तो उसके लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। या फिर कभी सिंगल का प्रयोग किया जाता है, तो ये सिंगल इन्वर्टेड हो गया। और किसी की कही हुई बात को अगर हम डिट्टो लिखना चाहते हैं, जैसे का तैसा, तो उसको हम उद्धरण चिन्ह के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। सांस्कृतिक अस्मिता में अस्मिता शब्द का तात्पर्य है। तो अस्मिता का मतलब होता है पहचान, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता यानी कि हमारी सांस्कृतिक पहचान, ठीक है। तो अस्मिता शब्द का अर्थ होता है पहचान। तो ये थे हमारे 20 प्रश्न। देखो दोस्तों, बहुत सरल थे। हमारी जो हिंदी है ना, बहुत सरल है, जो हमें हर जगह स्थान दिलाने में हमारी मदद करते हैं। तो बहुत टफ नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की, ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और यदि आप इसी तरह की, मतलब हिंदी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो आपको नहीं आता है या कठिन लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उस पर आपके लिए ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।